चलो हाउ डू वी पीरियडाइज? सो जेम्स मिल ने प्रभास जो इंडियन हिस्ट्री है उसको 3 भागों में बांटा है। एक है कि मुगल के आने से पहले, तो जो मुगल के आने से पहले का ईरा है उसे हिंदू ईरा कहा गया है। और उसके बाद मुगल आ गए। मुगल के भी तो कुछ नाम जानते होगे, बाबर, और इसके बाद हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब और बहादुर शाह जफर, और उसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, तो ये नाम हुए। तो दीज आर द नेम्स। तो पहला बताया हिंदू ईरा, फिर 200 साल मुगल रहे, तो दैट इज मुगल ईरा। और थर्ड कौन सा है? ब्रिटिश ईरा। ऐसा किसने किया प्रियांशु? किसने बांटा ऐसा? जेम्स मिल। सो जेम्स मिल डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पार्ट्स। जेम्स मिल कौन थे? सर एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल कुछ लोगों ने स्कॉटिश लिख दिया है, देख लो अभी बता रहा हूँ। स्कॉटिश, एक ने स्कॉटिश की जगह शॉर्टिश लिख दिया। सो ही वाज अ स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट। या फिर उन्हें मालूम नहीं होगा कि स्कॉटलैंड भी एक कंट्री है जो इंग्लैंड में मर्ज हुआ। भाई किसी ने शॉर्टिश लिखा तो क्या सोच के लिखा होगा? दैट इज स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट। वो अर्थशास्त्री थे एंड पॉलिटिशियन भी थे। और पॉलिटिशियन के साथ क्या थे? पॉलिटिकल फिलोसोफर। सर ये आपने गलत लिखा रखा। So for he subdivided, इसको नोट करो, इसीलिए गलती होती है क्योंकि पेन लिए बैठे रहते और लिखते नहीं है। He subdivided Indian history into 3 parts। स्पेलिंग की गलती इसीलिए होती है क्योंकि हम लिखते नहीं है। Indian history into 3 parts। That is as per the religion of ruler। ये किसके बेसिस पे किया है? As per religion of ruler। नंबर 1 हिंदू ईरा, तो हिंदू हिस्ट्री। दूसरा क्या है? और उनके 3 बड़े बड़े वॉल्यूम भी हैं, इतनी मोटी मोटी किताब, इंडियन हिस्ट्री, हिंदू ईरा। और सेकंड क्या है? मुस्लिम। एंड थर्ड वन इज ब्रिटिश। ओके, सर ईरा मतलब काल, हिंदुओं का काल, हिंदू मुस्लिम। सो ब्रिटिश ईरा और मुस्लिम ईरा। मुस्लिम आए फिर उसके बाद मुस्लिम ईरा, और तीसरा क्या है? ब्रिटिश ईरा। ईरा जो ना लिखना चाहे वो रूल लिख दे। ईरा का मतलब काल होता है, ठीक है ऐसा। हाउएवर दिस काइंड ऑफ कैटेगराइजेशन इज नॉट करेक्ट। सर उनने सोचा ब्रिटिश लास्ट में आएगी। दिस काइंड ऑफ कैटेगराइजेशन इज नॉट करेक्ट। ऐसा क्यों है? ऐसा करेक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि एट एनी टाइम इन जब इंडिया मुस्लिम थे तब भी तो हिंदू थे। many religions existed simultaneously in India. So India is a diverse country। भारत एक विविधताओं का देश है, is a diverse country। और यहाँ पर at any time, ठीक है, many religions existed। सिर्फ एक ही रिलीजन तो नहीं था, existed simultaneously। So this is not correct। Okay, अब जरा देखिए, इवन द मैनी सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस, बहुत सारे अंधविश्वास भी प्रचलित थे कि छोटे बच्चे का बाल तोड़ के इसमें रख लो, वहाँ रख लो तो ये शुभ हो जाता है, तो ऐसे हो जाता है, ना जाने कितने तरीके के। तो ऐसे सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस हमारे यहाँ थे। तो जेम्स मिल ये चाहते थे कि हम यूरोपियंस इनको थोड़ा एडवांसमेंट और मॉडर्नाइजेशन सिखाएं। वो ये सोचते थे। ब्रिटिशर्स साइंस के मामले में उस समय हमसे आगे थे और उनका उतना अंधविश्वास नहीं था जितना हमारे यहाँ फैला था। अभी हम उनसे आगे।
तो अभी ब्रिटिशर्स का आप ये देखो, उनकी जीडीपी बहुत कम चल रही है, -0.2, हम 7.8 हैं। ब्रिटिशर्स का कहीं नाम ही नहीं है, और हम वर्ल्ड की 5th डेमोक्रेसी, 5th इकोनॉमी है हमारी, लार्जेस्ट इकोनॉमी। ब्रिटिशर्स अभी 17th पर है, तो कोई वो थोड़ी है ना कि जो पहले रहे वही हमेशा रहेंगे। अब जरा देखिए, दिस डिवीजन हैज टू मेनी प्रॉब्लम्स। दिस इज borrowed from west where the modern period was associated with growth of all the force of modernity, science, reason, democracy, liberty and equality। ये जो मॉडर्नाइजेशन किया गया है, दिस मॉडर्नाइजेशन, प्रभास, ये जो हम जेम्स मिल ने 3 भागों में बांटा भारतीय इतिहास को, तो ये सही नहीं है इस तरह से बांटा, क्योंकि हर समय बहुत सारे रिलीजन थे। क्या रूलर के आधार पर कि बाबर आया तो सब कुछ मुस्लिम ही मुस्लिम हो गया क्या? तो ये सही नहीं है। और इसके अलावा दिस डिवीजन इज बोरोड फ्रॉम वेस्ट। वो लोग वेस्टर्न कंट्रीज हैं, हम लोग ईस्टर्न कंट्रीज हैं। ईस्ट में है कि नहीं हम? यूरोप वेस्ट में तुमने मैप तो देखा ही होगा। तो वेयर इट इज बेस्ड ऑन साइंस, इट इज बेस्ड ऑन मॉडर्नाइजेशन, वो इन चीज़ों पर आधारित है। लेकिन हमारे यहाँ तो दूसरी चीज़ें थी, सोशल स्ट्रक्चर था, सोशल फैब्रिकेशन था, रिलीजन था, उसके आधार पर। तो इसलिए यहाँ पर अगले पैराग्राफ में देखो क्या लिखा गया है। यहाँ पर देखिए ये चीज क्या कह रहा है। सो दैट इज दिस काइंड ऑफ पीरियडाइजेशन। तो पहली बात तो है दिस काइंड ऑफ कैटेगराइजेशन इज नॉट करेक्ट, और दिस काइंड ऑफ, ये पीरियड में बताया ना तो इसको पीरियोडाइजेशन भी बोलो। इज बोरोड फ्रॉम वेस्ट। बोरोड का क्या मतलब है? लिया गया, हाँ, उधार दिया गया है, फ्रॉम वेस्ट एंड बेस्ड ऑन वेस्टर्न कल्चर के साथ साथ ये मॉडर्नाइजेशन के हिसाब से चल रहे हैं। एंड बेस्ड ऑन साइंस, रीजन, डेमोक्रेसी, लिबर्टी एंड इक्वलिटी। एंड बेस्ड ऑन, जबकि उस समय हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। साइंस, रीजन, लिबर्टी, डेमोक्रेसी एंड इक्वलिटी। और जबकि भारत में तब तक डेमोक्रेसी आई थी क्या? यहाँ तो राजाओं का ही शासन था, ठीक है। सो वी शुड बी, एंड वी वर नॉट हैविंग, जबकि इन सब चीजों पे बेस था। जबकि इंडियंस आर नॉट हैविंग इक्वलिटी विद ब्रिटिश, इवन वी वर नॉट डेमोक्रेटिक, वी वर अंडर कॉलोनियल रूल। जब हम कॉलोनियल रूल है, तुम इक्वलिटी किस बेसिस पर? उनको 1 दिन की सजा, हमको 40 साल की सजा, ये कैसी इक्वलिटी है? तो हम उनके बेसिस पे चलेंगे कि हमारी इतिहास अलग है। हाउएवर वी वर नॉट फ्री, वी वर नॉट फ्री एंड अंडर, और किसके अंतर्गत थे? क्या कॉलोनियल रूल? हम लोग कॉलोनियल रूल थे, ठीक है। ब्रिटिशर्स वर नॉट गिविंग इक्वलिटी टू अस, एंड वाज द पीरियड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर इंडिया? नो, वी वर गेटिंग एक्सप्लॉइटेड, हमारा शोषण किया जा रहा था। क्या आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही थी जब ब्रिटिशर्स थे? उन्होंने हमसे कितना 50 लाख करोड़ रुपए निकाल कर भारत से ले गए, धीरे धीरे करके सारा सामान ले गए, रिसोर्सेज ले गए। सो वी वर नॉट, हाँ बोलिए। हाँ, कोहिनूर भी ले लिया। सो अभी हमारे पास वो पैसा होता था, अमेरिका तो हमारे हाँ, पे रहता है। सबसे ज्यादा रिच पहले एक समय तो भारत ही था। तो इस तरीके से क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ ड्रेनेज सिस्टम है, नदियों का जाल बिछा रखा है। हमारे यहाँ का रिलीफ पैटर्न अलग है, कहीं माउंटेन है तो कहीं डेजर्ट है, तो इसी तरह कहीं कोस्टल एरिया है, कहीं प्लेट्यू है। हमारे यहाँ हर चीज़ है और हर जगह हर फसल भी हो रही है, लेकिन जमीन है। तो इस अगर हमारी ज़मीन अच्छी ना होती तो क्या इतनी पॉपुलेशन डेंसिटी होती? वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ है। यहाँ 1 स्क्वायर किलोमीटर में 1000 लोग रहते हैं, और जबकि वहाँ पर मैक्सिको चले जाओ 2 लोग रहते हैं। तो वहाँ की ज़मीन अच्छी है कि यहाँ की? तो इस तरीके से वी हैव नॉट गॉट इक्वलिटी,
एंड और इसके अलावा एंड द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अस वाज पुअर। कोई ग्रोथ थी क्या? नहीं सर। एंड इन्हीं सब रीजन से हम इसे नहीं कह सकते। इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अस वाज पुअर। तो कुछ लोग कहें कि हाँ ब्रिटिशर्स आए थे, उन्होंने ये दिया वो दिया, तो वो कोई गोल्डन ईरा थोड़ी था, क्या वो स्वर्ण काल था भारत का? कुछ नहीं था। नाउ व्हाट डज इट मीन बाय कॉलोनियल? कॉलोनी से तुम क्या समझते हो? कॉलोनाइजेशन, उपनिवेशवाद। भारत में ब्रिटिश का उपनिवेशवाद, इसकी व्याख्या करें मंगल पांडे। हाँ सर। सर जैसे ब्रिटिश यहाँ पर थे इंडिया में, तो सर वो लोग हमें एक डेमोक्रेसी की तरह नहीं, वो हमें कॉलोनी के तरह यूज़ करते थे। जैसे कि हम ही से सारा काम करवाते, हमको कुछ भी नहीं देते। फिर से समझो, कॉलोनियल रूल का मतलब है दे वर नॉट इंटरफियरिंग इन आवर रूलिंग प्रैक्टिसेस, ओनली द नवाब्स एंड किंग्स दे टेक देम अंडर देम। वो कहते हैं तुम ही राज करो भैया, हमसे नहीं मतलब है जुडिशरी का, हमको क्या मालूम तुम्हारा हिंदू लॉ का कह रहा, मुस्लिम लॉ का कह रहा, तुम ही राज करो। हाँ, जो उनसे टैक्स लेना आधा हमको दे देना, ये चीज़ है। मतलब दे हैव नॉट, जो हमारे ही राजा थे, कहते थे तुम हो लेकिन तुम हमारे जो है पपेट बन के रहोगे। पपेट जानते हो, कठपुतली। सो कभी भी कॉलोनियल रूल का यही सिद्धांत है, जो सोशल जस्टिस या किसी चीज में वो कभी भी इंटरफियर नहीं करते थे, उनको सिर्फ क्या चाहिए था? मनी। ये कॉलोनियल रूल। हमारे ही नवाब, उनसे तुम्हें मालूम नहीं, पहले चित्र नहीं देखा, सब ब्रिटिशर्स ही तो बैठे हैं पूना वाले राज दरबार में। इसका क्या मतलब है? यही तो कॉलोनियल रूल है। सर ये डेफिनेशन है ना? तो क्या लिखी बताओ डेफिनेशन कॉलोनियल रूल के? सर व्हेन द subjugation of the one country by another leads to these kinds of political, economical, social and cultural changes, we refer to the process of colonialization. सही है। तो कॉलोनियल रूल देखो क्या है कि हमारा फेट वाज इट, क्या हमारा भाग्य कोई दूसरा देश डिसाइड कर रहा था? The fate of one country is decided by some other country. So, if जो भी है सोसाइटी इकोनॉमी इज कंट्रोल्ड बाय, देखिए when फेट का मतलब समझते हो? भाग्य ऑफ वन कंट्री is decided by other country. ठीक है? Then it is called colonial rule. Sir, on the basis of ऐसे भी लिख सकते हैं। अभी हम और दिखा रहे हैं। It is called colonial rule. In this case, the resources of a country are used to meet demand of some other country. हमारे रिसोर्स हमारे डिमांड के लिए नहीं है, वो ब्रिटिशर्स की डिमांड मीट कर रहा है। इन दिस रिसोर्सेज ऑफ वन कंट्री इज यूज्ड टू मीट डिमांड ऑफ अदर कंट्री। तो ऐसे रूल को क्या कहेंगे? कॉलोनियल रूल। सो आर राजाज एंड नवाब्स वर अंडर ब्रिटिश। ठीक है? वो किसके अंडर में थे? ब्रिटिश बाय द प्रिंसिपल ऑफ पैरामाउंसी। पैरामाउंसी समझते हो कि ब्रिटिशर्स ही श्रेष्ठ हैं, तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगे जो ब्रिटिशर्स के हित के खिलाफ। राजा तो नहीं हो, हित हमारा होगा। समझ आया? सो इन्होंने क्या बोला कि दे हैव, ब्रिटिशर्स हैव कंट्रोल ओवर, किसके ऊपर कंट्रोल था? ब्रिटिशर्स हैव कंट्रोल ओवर किंग एंड नवाब, ओवर किंग एंड नवाब। इस तरीके से अब जरा देखें
यही प्रिंसिपल ऑफ कोलोनाइजेशन है, इसे उपनिवेशवाद कहते हैं। भारत ब्रिटिश का उपनिवेश था। ब्रिटिश ने टोटल वर्ल्ड में 60 कॉलोनीज बनाई, उनमें भारत भी एक था। आज भी जो होता है कॉमनवेल्थ, उसमें वहाँ की महारानी जो होती हैं एलिजाबेथ, वही उसकी सभ्य सभा है कि कॉमन, इन 60 देशों का जो भी वेल्थ है वो कॉमन है और उसकी सब है उन्हीं के हाथ में, ऐसा कॉमन वेल्थ सर है। फिर उन्होंने सारा पैसा उड़ा दिया। अब जरा देखें, बहुत मेहनत एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस्ड रिकॉर्ड्स। क्या एडमिनिस्ट्रेशन क्या समझते हो, क्या पुलिस है ये सब है और अदालत, यही सब एडमिनिस्ट्रेशन यही है। तो वहाँ जो रिकॉर्ड है क्या उसी से हम इतिहास बना सकते हैं? हाँ। So administration is used to produce records, letters and memos, जो भी letters होते हैं तहसीलदार ऑफिस के, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो it can be used। देखो letters, ठीक है, कंप्लेंट, पुलिस कंप्लेंट कॉपी, FIR हाँ, इसी copy, that is FIR, first information report, FIR। इसके अलावा that is papers of commissioner office, papers। तुम्हें ये मालूम है कि कलेक्ट्रेट क्या होता है? कलेक्टर। कलेक्टर कौन होता है? हाँ सर, वो टैक्स। सही कह रहे हो। तो जो टैक्स वसूले, तो ब्रिटिशर्स ने टैक्स वसूलने की भी जिम्मेदारी किसी को दे दी थी। बाद में वही कलेक्टर ब्रिटिशर हुआ करता था। शुरू में इंडियन को दी, फिर जब ब्रिटिश से और लोग आने लगे कि यहाँ तो बहुत पैसा है, ले लेके जाओ फिर अपने देश में राज करो। जो यहाँ से पैसा लेके जाते थे ब्रिटिशर्स और अपने देश में फिर ऐशो आराम की जिंदगी जीते थे, उनको क्या कहते थे? नैबॉब्स। जो यहाँ से पैसा लेके जाएंगे और अपने देश में जिएंगे, उन्हें क्या कहेंगे? नवाब। और यहाँ जो है वो नवाब। नवाब के नाम पे नवाब। नाउ तो जो भी है पेपर फ्रॉम कमिश्नर ऑफिस एंड कलेक्ट्रेट इसी तरीके से पेपर्स, जो भी आप कहीं केस लड़ते हो कोर्ट में, वो सब भी These are collected in a marvelous building, बहुत अच्छी बिल्डिंग में उसको इकट्ठा किया गया। उसका क्या नाम है? तुम लेट बोलते हो हर चीज को, वो पहले बोल दिया, लोगों की जुबान पर तुम लेट हो जाते हो एक सेकंड। सो these are used to make history of India, to write history of India, ऑफ इंडिया। इस चैप्टर का नाम कैसे, कब और कहाँ क्यों पढ़ा है? क्या हिस्ट्री बोरिंग है क्योंकि इसमें बहुत सारी डेट्स हैं? तो ये चैप्टर बताता है नो, याद करनी है। डेट्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, इट इज ओनली दैट द थिंग्स आर इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इतना इंपॉर्टेंट है। डेट्स इसलिए बताई जाती है कि लोग तुम समझ सको, अदरवाइज ऐसा ना हो कि जहांगीर का बाप शाहजहां को बना दिया, शाहजहां का बाप औरंगजेब, उतना ना गलती करो, इसीलिए हिस्ट्री बताई जाए। सो इट इज नॉट, व्हेन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, हाउ इज इम्पॉर्टेंट। तुम्हें सीखना हाउ से, लेकिन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर समसामयिक होना चाहिए, जिसके बाद जो घटना घटी वही तो होना चाहिए। और कोई ये बोल दे कि सर हमको तो आज़ादी पहले मिली, अंग्रेज तो बाद में आए, अंग्रेजों को मुगल ने हराया, मुगलों को हिंदुस्तानियों ने हराया, उल्टा पुल्टा ना करें, इसीलिए डेट। अदरवाइज डेट इज नॉट हैविंग सो मच इम्पोर्टेंस। लिखते समय भी हम इसको कर सकते, लेकिन जो उनका ऑर्डर है समय का, वो सही होना चाहिए। अब जरा देखो, तो ऑल्सो द लेटर्स ऑफ लॉ कोर्ट्स, तहसीलदार ऑफिस वर केप्ट प्रिजर्व, ठीक है। ऑल्सो द पेपर्स, तहसीलदार कौन होता है? जो लैंड का वो है, लैंड का माप जो करता है, जब राजाओं के टाइम तक फ्रॉम तहसीलदार ऑफिस एंड लॉ कोर्ट वर केप्ट, ये सब कहाँ रखे गए?
in national archives so that anybody can come and refer them to कोई know भी जा that सकता है, हम भी जा सकते हैं। हाँ, कोई भी लेटर कहीं से उठा के पढ़ सकते हो, देख सकते हो एक्चुअल उस समय क्या हो रहा है। लेके चले गए। क्योंकि हो सकता है कि कोई हमें मिसगाइड करे, लेकिन किसी ने अगर कंप्लेन की है कि देखो हमको मुस्लिम मार रहे हैं या हमको ब्रिटिश मार रहे हैं, तो क्या उसकी कंप्लेन गलत होगी? नहीं हो सकती। अगर ऐसे 100 कंप्लेन मिल गई तो इसका मतलब है गड़बड़ी कुछ है। सो वर केप्ट इन, एक इस तरीके की बिल्डिंग है नेशनल आर्काइव एंड म्यूजियम। आर्काइव का क्या मतलब है? आर्काइव सर वो बिल्डिंग होती है बिल्डिंग जहाँ होती पर है। सब कुछ रखा म्यूजियम। जाता है। मतलब राष्ट्रीय तो वो संग्रहालय, संग्रहालय राष्ट्रीय सर ये अनिकेत ने बोला ना। संग्रहालय, मेरे सब तो ये राष्ट्रीय संग्रहालय में रखे गए हैं। और इसी तरीके से म्यूजियम क्या होते हैं? जहाँ पर कोई पुरानी चीजें रखी चली जाए तो म्यूजियम में भी रखा जा सकता है। हमेशा जहाँ म्यूजियम होगा उसके बगल में आर्काइव भी होगा। वहाँ पे वो रखा था मगर क्योंकि कुछ ऐसी यादगार चीजें होती हैं जिससे तुम रिकंसाइल कर सकते हो कि ये उस समय उन्होंने इनको दी थी और इसका लेटर ये है। लेटर वहाँ है, चीज यहाँ। अब जरा देखिए, in the early year of 19th century these documents were carefully copied and beautifully written by calligraphists। ये जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं इनको कंपाइल करना, कैलीग्राफर क्या क्या मतलब होता है? सर जो सुंदर राइटिंग में लिखते हैं। यस, और कैकोग्राफर जो भद्दी राइटिंग लिखे। समझ में आया कि नहीं? ये मतलब कैको किसी में लगा दें तो उसको कहेंगे भद्दा। कैली, कैलीग्राफर सुंदर राइटिंग। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि टेढ़ा मेढ़ा चलते हैं तो कहते हैं ये कैको पिजियन है, इसका पिछवाड़ा भद्दा है। तो कैको पिजियन यानी ऐसे हिला डुला के चलेंगे तो कहेंगे कैसा चल रहा है, ये कैको पिजियन है। तो कैकोस का मतलब भद्दा। एक होता है कैलीफोनी, क्या सुंदर आवाज है। कैकोफोनी कर्कश आवाज है, कान फाड़ रहे सर हैं। वालों का नाम भी तो होता है। कैको, कैली, समझ आया कि नहीं? नाम भी होता है सर, कैली। तो कैलिफोर्निया। दीज, हाँ, तो अब यहाँ पर देखिए, समझ लीजिए। नाउ दीज लेटर्स वर कंपाइल्ड एंड कैलीग्राफ्ड बाय जो भी अच्छे लिखने वाले हैं, है ना? दीज लेटर्स सिर्फ ऐसे रख नहीं दिए गए, कंपाइल किए गए हैं अच्छी जगह। एंड कैलीग्राफ, उसमें लिखा गया ये कब का है। कैलीग्राफ्ड का मतलब है सुंदर राइटिंग में लिखे गए हैं, ठीक है। विद द स्प्रेड ऑफ प्रिंटिंग, इसके बाद क्या हुआ? प्रिंटिंग। आफ्टर व्हेन द प्रिंटिंग प्रेस केम इन इंडिया, उसी समय ब्रिटिश के समय में ही चाइना से प्रिंटिंग प्रेस आई है। गुटनबर्ग ये है इसी में, अभी आगे आ रहा है। पिछली क्लास में था सर। हिस्ट्री क्लास में था ही, पूरा एक चैप्टर ही था। हाँ। तो उसमें भी ये था कि प्रिंटिंग किसने की, अभी वो सब चाइना से यहाँ आई तो तब उस फिर हाथों से लिखने की जरूरत पड़ी। नहीं। फिर उसके बाद तो सब लेटर आ गए। आफ्टर प्रिंटिंग प्रेस केम इन इंडिया, देन मल्टीपल कॉपीज ऑफ दिस इज प्रिंटेड एंड केप्ट इन वेरियस नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया। तब इनकी कई प्रतियां बनाई गईं और भारत के कई राष्ट्रीय संग्रहालयों में इनको संग्रहित किया गया। सर दूसरे कंट्रीज में भी इंडिया की मिलेगी? दूसरे कंट्रीज में ही तुम ब्रिटिश में चले जाओगे, वहाँ के म्यूजियम में लगेगा मिनी इंडिया, सब लूट लूट के लेगा, वहाँ सब रखे हैं। वहाँ के म्यूजियम में कुछ नहीं मिलेगा दूसरे देशों का। वो ऑस्ट्रेलिया में भी उनके थे, हम भी लेकिन जाएंगे कभी लूट। हमारे यहाँ का रिच कल्चर था तो हमारे यहाँ का सब सामान, मुकुट, ये सब ले जाके अपने म्यूजियम में रखे हैं। ऑस्ट्रेलिया में सर तो वो रूबी भी ले गए थे। है रूबी। रूबी, नीलम सब ले गए, ठीक है। तो फिर इसी तरीके फिरोजा, कई कई तरीके के पत्थर ले गए। अब जरा देखिए, तो व्हेन प्रिंटिंग प्रेस केम इन इंडिया, तो इनकी कई कापियां बनाई गई क्या? व्हेन प्रिंटिंग प्रेस, ये चाइना से आया है, इन इंडिया, इट्स मैनी कॉपीज वर प्रिंटेड एंड, और कहाँ रखा गया? एंड केप्ट इन मैनी नेशनल आर्काइव्स। नेशनल आर्काइव क्या होता है? राष्ट्रीय संग्रहालय।
where the documents pertaining to historical राष्ट्रीय importance संग्रहालय। are kept. आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं अगले पेज में? श्रद्धा, अरे पेज में क्या? सर्वे बिकमिंग इम्पोर्टेंट। ये कास्टर्ड एप्पल है। कास्टर्ड एप्पल किसको? शरीफे को कहते हैं। कस्टर्ड एप्पल। हाँ हाँ शरीफा दैट इज कस्टर्ड एप्पल का क्या मतलब है? शरीफा तो इससे क्या पता चल रहा है बताओ? शरीफा का ये रहा। हाँ सर, क्या पता इसका चल रहा पेड़ है? है सर। The practice of surveying also became important under the colonial administration. The British believed that a country had to be properly known before it could be effectively administered. ब्रिटिशर्स ये सोचते थे जहाँ जा रहे हो वहाँ का कल्चर जानो, उस देश को जानो अगर तुम उसे रूल करना चाहते हो। नहीं तो यहाँ का अगर कल्चर नहीं जाना जाएगा तो वैसे ही गलती होगी जैसे काऊ फैट और पिग्स फैट, उनसे उनकी चर्बी से मिला के कारतूस बनाई गई और वो छोटी सी चीज़ थी, वो कारतूस ना देते, लेकिन यहाँ का इतना सेंटिमेंट हट हो गया कि लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम ही कर डाला। फर्स्ट स्वतंत्रता संग्राम क्यों हुआ? क्योंकि जो भारतीय सैनिक थे उसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों थे, और गाय हिंदुओं को प्यारी थी और पिग से मुस्लिम नफरत करते थे, तो क्या वो मुंह से ऐसे वो खींचते कारतूस को उसमें भरने से पहले? तो इसलिए अगर तुम छोटी छोटी चीज़ों में यहाँ बगावत हो जाएगी अगर तुम उस देश को नहीं जानोगे, तो उन्होंने सोचा कि देश का कितना भी शोषण कर लो लेकिन उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट मत करो, बाकी उनकी पूरी जमीन जायदादी तुम क्यों ना ले लो, मंदिर छोड़ दो बस। तो इसलिए वे क्या सोचते थे कि किसी देश को रूल करना है तो आपको क्या करना चाहिए? उस देश को जानना चाहिए, और उस चीज़ को जानने के लिए उन्होंने क्या किया? क्या सर्वे किया? सो ब्रिटिशर्स हैज गिवन इम्पोर्टेंस फॉर, लिखो ब्रिटिशर्स हैज गिवन, कितना लिखा है अभी तक? ये तो लिख रहा है, तुम भी कितना लिखा? तुम्हारा बताओ कितना लिखा? लिखो। So Britishers has given importance to survey, has given importance to survey। तो उन्होंने क्या किया बताइए? उन्होंने सिर्फ इतना ही नहीं, कौन कौन से फल पाए जाते हैं उनके फोटो बनवा डाले लोग। देखो अच्छे अच्छे आर्टिस्ट को बुला, ये फल कौन सा तुम खा रहे हो? हमारे ब्रिटिश में तो नहीं है, ब्रिटेन में, जरा बनाओ तो इसका फोटो बनवा डाला शरीफे का, कस्टर्ड एप्पल। अब ऐसा भी किया उन्होंने, यहाँ के टोपोग्राफी को जाना। टोपोग्राफी का क्या मतलब है? लैंड ठीक है, सर्वेड टोपोग्राफी, यानी भौगोलिक परिस्थिति। सर, ये ब्रिटिशर्स हैज गिवन के बाद क्या लिखा है? इन्फ्लुएंस। हाँ, परिस्थिति, या ये भी कह सकते हो कि रिलीफ पैटर्न, कि वहाँ का रिलीफ पैटर्न क्या है, इन सब चीज को देखा कि माउंटेन्स हैं, वो क्या होता है बताइए भौगोलिक परिस्थिति में? माउंटेन है, लैंड है, प्लेट्यू कि लैंड, या फिर किसी तरीके से वहाँ पर मरुस्थल है, डेजर्ट, हाँ, और कोस्टल एरिया है कि आइलैंड है, प्लेट्यू आइलैंड, प्लेन्स, और फर्टाइल प्लैंट्स, और साथ में प्लेट्यू। हाँ हाँ सर, सर। प्लेट्यू के डेक्कन प्लेट्यू है, हाँ सर। ये सारी चीज। अब इसके अलावा क्या सोचा? यहाँ कौन कौन है विश्व में, ऐसा कौन सा देश है जहाँ शेर और चीते दोनों पाए जाते हैं? इंडिया। सो दैट इज फ्लोरा, कौन से फाउना। फ्लोरा का मतलब है कि यहाँ कौन सी वनस्पति है, फाउना का मतलब है पशु पक्षी, वनस्पति, वेजिटेशन, और दैट इज लाइफ फॉर्म्स। इन सब के बारे में जाना। इतना ही नहीं, साथ में उन्होंने ये भी जान लिया कि यहाँ रबी, खरीफ और जायद 3 फसलें होती हैं। क्या है यार ये? ऐसा क्यों जाना बोलो? क्योंकि तभी वो रूल कर सकते हैं। अगर हम तुम्हारे बारे में थोड़ा जान लेंगे तो हम गाइड ज्यादा कर पाएंगे, और नहीं तो हम कहेंगे चुरा ज्यादा पाएंगे। हाँ? चुरा ज्यादा पाएंगे।
कुछ भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्रॉपिंग पैटर्न ये सब इन्होंने जान लिया एंड इट्स डिटेल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। और इसके अलावा दे ऑल्सो गैदर्ड इंफॉर्मेशन ऑफ कास्ट, रिलीजन एंड ऑक्यूपेशन। यहाँ के लोग करते क्या क्या? सर वो भौगोलिक लिखा है। भौगोलिक, भौगोलिक। भूगोल जानते हो? हाँ सर। ये भू है और ये गोल है। भूगोल। भूगोल, अर्थ इज राउंड। Now, they also gathered information, इसके बारे में जानी, बोलिए, about caste, जाति के बारे में, religion और occupation, व्यवसाय, इन चीजों के बारे में जानकारी हासिल की। ओके। इसके अलावा उन्होंने बोटॉनिकल सर्वे किए, जोलॉजिकल सर्वे किए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे क्या कर डाले बताओ? इवन अभी कल ही की बात है, वो लड़का नोट नहीं करता 9 का, उसने एंथ्रोपोलॉजी की स्पेलिंग गलत कर डाली, और जबकि आप समझो कि 8th में पढ़ी है, अभी रैंक तुम्हारे एंथ्रोपोलॉजी है, मतलब मानवता प्रेमी। मानव तो जो प्रेम करता है। हाँ, तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट कि कौन कौन से, इसकी भी स्पेलिंग गलत कर रहा है 9th का लड़का, बताओ क्या करो, क्या कहोगे उसे? इसका मतलब है कि वो नोट नहीं कर रहा होगा। आर्कियोलॉजी की गलत कर डाल रहा है, बताओ क्या स्टैंडर्ड है? तो उस इन लोगों ने बोटॉनिकल सर्वे किया, जियोलॉजिकल सर्वे किया। बॉटनी का क्या मतलब है? सर ये गार्डन। प्लांट्स। और जियोलॉजी एनिमल्स के बारे में। अच्छा। आर्कियोलॉजिकल जमीन खोद खोद के पुराने समय में कौन कौन सी नदी घाटी सभ्यताएं पहुंची, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस सिविलाइजेशन, मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन, लोथल कालीबंगा सिविलाइजेशन। हमसे 5000 साल पहले भी यहाँ बहुत सभ्यताएं थी, जो पानी बहा और सब मिट गई, ठीक है नहीं? सो वी वर द वेरी अर्ली सिविलाइज्ड पर्सन, जो हम यहाँ के हैं ना भारत के लोग। तो ऐसे सर्वे तुम्हें मालूम है, जमीन खोद के देखा गया, शहर है वहाँ यूनिट का ऐसा स्ट्रक्चर देखा है तुम लोगों ने? मोहनजोदड़ो पिक्चर देखी किसी ने? तो उसमें देखा नहीं, जमीन खोद खोद के दिखाया गया है, वही सिविलाइज है। वो 5000 साल पहले की कहानी है। सर आधे टूटे टूटे घर भी बना तो हुआ है। अभी देखोगे तो वहाँ यूनिट दिखाई पड़ेगी और तो कुछ नहीं मिलेगा जमीन खोदने पे। तो इन लोगों ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे भी किया, जमीन खुदवा के, अभी वो पाकिस्तान में वो जगह है, हाँ, गरीब। लेकिन उसको कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। तो इस तरीके से दे हैड बोटॉनिकल सर्वे, ठीक है, बायोलॉजिकल सर्वे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे। आर्कियोलॉजी का क्या मतलब है बोलो? जमीन के बारे में पुराना इतिहास खोद खोद के। और एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे, समझो इस चीज को कि किससे कौन बना, किससे कौन बना, अफ्रीका से लोग कहाँ पहुंचे, वहां से कहाँ पहुंचे, इवोल्यूशन। ब्रिटिश से इंडिया है। ब्रिटिश से इंडिया नहीं, जैसे सबसे पहले हम लोग चिंपांजी से पैदा हुए थे, एप, हाँ। बंदरों से, तो वो कहाँ पहुंचे, फिर वहां से कहाँ गए, इसको कहते हैं एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे। पुराने यानी सबसे पहले मनुष्य कहाँ थे। तुमको मालूम है सबसे पहले जो हम लोग के प्राइमेट्स थे अफ्रीका में थे। हम लोगों का सबका डीएनए किससे मिलता है? जो अफ्रीका का मूल लोग, पूरे विश्व का। तो सबसे पहले ये मनुष्य इंसान कहाँ पाए गए? अफ्रीका। अफ्रीका से वो कहाँ गए? एशिया। एशिया से कहाँ चले गए? यूरोप। यूरोप से कहाँ चले गए? अमेरिका। फिर वापस एशिया आए, फिर अफ्रीका गए, फिर भटकते रहे। तो ये अगर जब जमीन खोदेंगे तो डीएनए मिलता है उन इंसानों का, उससे पता चलता है। और इस प्रकार के सर्वे को क्या कहते हैं? एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे, इसको कहते हैं मानव इतिहास, और इसको कहते हैं मानव इतिहास का सर्वे, और इसको कहते हैं मानव सभ्यता का इतिहास। कि तुमने नालियां बहुत अच्छी बना रखी थी, मोहनजोदड़ो वालों ने सड़कें बना रखी थी, वे देवी देवता को पूछते थे, धातु के बर्तन में खाना खाते थे, मिट्टी के बर्तन में नहीं खाते थे।
इसको कहते हैं मानव सभ्यता इतिहास, सभ्यता का ये सब सर्वे किए। और इसके अलावा भी क्या सर्वे किए बताओ? उन्होंने जमीन को भी नाप जोख डाला। जरा तुम नीचे के पिक्चर पर तो नजर डालो, क्या दिखाई पड़ रहा है? इसमें दिखाई पड़ रहा है इनके पास कुछ ऐसे ट्राइपॉड्स हैं और मेजरिंग के लिए बाइनोकुलर्स हैं लंबे लंबे। जरा ध्यान दो, बीच में रख के देखो, बाइनोकुलर दिख रहे हैं एक गाड़ी पे। और ट्राइपॉड तुम देखते हो जब सड़क बनती तो ऐसे ही होते हैं, सर ये ऐसे जो लगा है ना, ऐसे करते हैं, वो नाप देखते हैं सड़क लेवल, लेकिन वैसा ही ट्राइपॉड रखा है। ये तो रहता वो है लोग खेती की जमीन को नापा करते थे, जिससे भारत का मैप कहाँ कितना है, तहसीलदार का भी काम कर रहे थे। हाँ, तुम्हारे पास 400 बीघा जमीन है, इतना टैक्स देना, ठीक है। तो मीजर कर लिया। फिर टैक्स के लिए तो कर रहे हैं सब, और क्या सोचो कि हमारे लिए कर रहे हैं। तो दे इसके अलावा उन्होंने क्या किया बताइए? मैपिंग एंड सर्वेइंग, ठीक है। दे ऑल्सो मीजर्ड लैंड विथ एडवांस measuring tools techniques. They also measured land, देखो किसी के में आवाज आ रही है, अनिकेत आपके में क्या? Measured land with advanced measuring technique, जो तुम्हारे बुक में बनी है, उन्होंने इस तरीके से किया, ठीक है। So that proper tax can be collected from Indians, so that प्रॉपर टैक्स proper tax from Indians। तो बीरबल और बहुत सारे और लोग भी थे, उनसे बोला गया कि राजा ने कि ये लो 5 रुपए लो और शाम को तुम हमको 5 करोड़ ला के दे देना। बोलो कौन कौन ला सकता है? तो लोग 5 रुपए में कहाँ 5 करोड़ ला के देंगे? कोई दिया ले आया, बोला ये रोशनी कर सकते हैं, बाकी तो क्या करें। बीरबल ने 5 रुपए का धागा खरीद लिया और धागा लेके पहुंच गए और सब दुकान के सामने नापने लगे, जोखने लगे। बोले क्या होगा? बोला इतना इतना तुम्हारी दुकान टूटेगी। अरे साहब हमारी दुकान ना तोड़ो, ये 1 बोरी दीनार ले लो सोने की मोहरें हमारे। हाँ ठीक है, तुम्हारी नहीं टूटेगी, अगली दुकान पर। फिर ना धागे से नाप रहे हैं, तो धागे की पावर जानते हो? ब्रिटिशर्स ने जहाँ धागे से नाप दिया, समझो टैक्स देने आएंगे कल। पागल है बीरबल, हाँ? पागल है, आइडिया दे दिया। ये और शाम को बैलगाड़ियाँ खड़ी थी बगवान के सामने, बोले ये सब इस 5 रुपए का कमा। वही लिख रहा हूँ। और सब लोग बीरबल को तो जानते थे कि ये राजा के यहाँ का है, सबने मोटी मोटी इनाम दिए थे हमारी दुकान में। अब जरा देखो, इसके अलावा अगले चित्र में आप क्या देखते हैं? लड़ाई हो रही है। थोड़ा ठीक से बताओ। 1857 हमारा फर्स्ट सो चमक उठी सन 57 में, वह दिलवार पुरानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। बुंदे ने हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ाई मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो इस तरीके से नाना के संग पढ़ती थी वो, नाना के संग खेली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वो संतान अकेली थी। ठीक है, अब जरा देखें सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है। तो ये सन 57 का रिबेलियन है, जिसमें तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, नाना साहब, इन सब लोगों ने और कई साउथ के लोगों ने भी बहुत एक्टिव योगदान दिया। कुंवर सिंह ने भी किया। तो प्रोजेक्ट द व्यू पॉइंट ऑफ दोस्त क्रिएट द इमेज कैन बी फाउंड इन सेवरल इलस्ट्रेटेड बुक्स। इसमें ये दिखाया गया है, क्या दिख रहा है जरा देखो। क्या कुछ लोग तलवार से लड़ रहे हैं और कुछ लोग किससे लड़ रहे हैं? ठीक है, तो इस बंदूक भी एक गन दिखाएगा कि नहीं? बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। तो क्योंकि इनको मालूम है कि बंदूक लकड़ी को भी नॉलेज है, तभी तो बोल पाए ना। दैट इज कैप्टन एट द बॉटम सेज कि म्यूटिनस सिपॉय शेयर द लूट, यानी जिन्होंने म्यूटिनी की, विद्रोह किया, उन्होंने लूट का सामान कैसे शेयर किया। इन ब्रिटिश रिप्रेजेंटेशन द रिबेल अपीयर्ड एज ग्रीडी, vicious and brutal. You will read about the rebellion. देख लो कितनी बड़ी बात कही जा रही है।
वो लोग ये जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में थे ना, उनको ब्रिटिश कहते थे ये लोग लालची हैं, सर जबकि हम लोगों ने स्वतंत्रता सेनानी कहते हैं। और वो नीचे जानते हो क्या लिख रहे हैं कि ये देखो लालची आंदोलनकारी लूट का सामान बांट रहे हैं। और हम इसी चित्र को क्या कहेंगे कि देश की रानी लक्ष्मीबाई देश के लिए शहीद हो रही हैं, वीर। और वो कैसे देख रहे हैं? दे आर शेयरिंग द माल ऑफ लूट। ब्रूटल मतलब ब्रूटल, ये क्रूर है हाँ। जो ब्रिटिशर्स को मारे, वो ऐसे देख रहे हैं। तो बोलो अगर वो ऐसे हिस्ट्री लिखेंगे तो क्या उनके द्वारा लिखी हुई हिस्ट्री सही होगी? नहीं। गलत। वो तो गलत होगी, वो उतनी ही गलत होगी जैसे अकबर का अकबरनामा और बाबर का बाबरनामा लिखा गया। तो इफ समबडी इज बायस्ड, अगर हिस्टोरियन ही बायस्ड हो जाएगा, पक्षपाती हो जाएगा, तो क्या वो सही हिस्ट्री लिख पाएगा? नहीं सर। हिस्टोरियन को कभी बायस्ड नहीं होना चाहिए, सर दोनों की तरफ होनी चाहिए। दोनों तरफ। सो अब अगले में आप क्या मुझे बताएंगे कि प्रियांशु नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन में क्या कहा गया है? बताओ। ये रहो। कुछ पढ़ेंगे तब। बिना प्रभास की मदद लिए आपको बताना होगा, कुछ मत पूछिए, खुद बताओ तो बताओ। नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, आप भी इनसे मत पूछिएगा, खुद बता सको तो बताओ। तो पुलिस स्ट्राइक के वाले, एक सेकंड। पुलिस मैन इन दिल्ली, बैड क्वालिटी ऑफ फूड सप्लाइड, पुलिस लाइन्स इन किचन। सर बैड फूड सप्लाई कर सर जो ना तो दिल्ली बताओ, हमें भी समझ में आए। दिल्ली में 2000 पुलिसमैन थे। हाँ, उनने एक मंडे या संडे एक थर्सडे की मॉर्निंग को उनने प्रोटेस्ट किया था कि वो खाना नहीं खाएंगे और क्योंकि Bad उनकी quality। सैलरीज लो हैं और वो खाना भी बैड क्वालिटी का देते हैं, यही। ठीक है। और सर दूसरा, as the news spread to the other police stations, सर और सर जो और भी ये न्यूज़ फैल गई पूरा, जो फिर दूसरे भी जो पुलिस स्टेशन थे उसमें भी पुलिसमैन ने बोल दिया कि हम भी ये नहीं सर खाएंगे, स्ट्राइक कर दिया। और स्ट्राइक कर दी। और एक पुलिसमैन ने बोला कि ये जो खाना है ये हमारे fit नहीं। ह्यूमंस के लिए फिट फॉर कंजम्पशन नहीं है, यही है सर। सर उसमें था Even cattle were there। सर हाँ, चपाती में दाल। सर जो कैटल भी है वो भी कम से कम चपाती और दाल खाती है। So even cattle would not eat the chapatis and dal which we eat. यहाँ तक कि हमारे मवेशी भी वो नहीं खाएंगे, जानवर भी जो हमको दिया जाता है। तो इस तरीके के जो न्यूज़पेपर में ये चीज़ें निकली हैं, तो इससे क्या पता चलता है कि भारतीय सैनिकों को अच्छा खाना दिया जाता था नहीं। खराब? खराब। खराब। तो इससे ये पता खराब चलता से गंदा। है। गंदा। हाँ, तो ये चीज़ पता चल रही कि घटिया खाना देते थे। हिंदुस्तान टाइम्स से 46 की खबर है। तो इससे भी हमें हिस्ट्री का पता चलता है। तो क्या आपको लगता है कि ये जेम्स मिल का ज़्यादा आपको ऑथेंटिकेटेड लगेगा कि जो न्यूज़पेपर और एफआईआर है वहाँ की हिस्ट्री न्यूज़पेपर ज़्यादा? FIR। क्योंकि वहाँ पर कुछ तारीफ या भाट वाला काम नहीं ना, प्रशंसक। तो कौन सी हिस्ट्री ज़्यादा अच्छी होगी, हिस्टोरियन वाली कि आर्काइव्स वाली? आर्काइव्स। ये ज़्यादा अच्छा है। तो यही चीज़ यहाँ बताई गई है कि आर्काइव्स कैन मोर बी रिलाइड अपॉन, उन पर बिलीव ज़्यादा किया जा सकता है, बिकॉज दीज आर फ्री फ्रॉम बायस। बायस का क्या मतलब होता है? पक्षपात। जैसे तुम्हारी माँ के हाथ में 2 लड्डू हो, एक छोटा और एक बड़ा, और तुम भी आ जाओ और मंगल भी आ जाए, तो वो सोचेंगी, ऐसे हाथ करके देंगी, लो बेटा लड्डू खाओ, जिससे कि अपने बेटे को बड़ा लड्डू मिले और दूसरे के बेटे को छोटा। इसको कहते हैं बायसिंग। है तो सीधा पकड़ा दे, लो लड्डू, वो नहीं पकड़ा रहे, लो बेटा लड्डू लो। इसका क्या मतलब है? इसको कहते हैं पक्षपात, भेदभाव। नाउ अब जरा देखिए अगले पेज पे, देखो क्या है। नाउ वी विल लर्न 3 क्वेश्चन, इनको पढ़ेंगे, 6 क्वेश्चन। सो तो 5 क्वेश्चन। ओके 5। ये 5वां नहीं है, तो 4 है। सो एक्सरसाइजेस पे आइए, ट्रू एंड फॉल्स बताइए। जेम्स मिल पहले क्वेश्चन हाँ सर, फॉल्स का जेम्स फॉल्स डिवाइडेड है। इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड, हिंदू फॉल्स मुस्लिम। फॉल्स। और कैसे? ब्रिटिश था, ये क्रिश्चियन है। हाँ, क्रिश्चियनिटी पे नहीं किया गया, किस पे? ब्रिटिश ईरा।
तूने ट्रू क्या लिखा है? ये फॉल्स हो गया। सेकंड पढ़ो जरा। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हेल्प्स अस अंडरस्टैंड व्हाट द पीपल ऑफ कंट्री थिंक। ट्रू सो हेल्प अस टू ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स से पता चलता है कि यहाँ के देश के लोग क्या सोचते हैं। हमें मिल से या कोई हिस्टोरियन से लेना देना नहीं है, क्योंकि वो आर्गुमेंट्स में पढ़ना। हाँ, इसलिए ये सही बात है। अभी पढ़ो। द ब्रिटिश थॉट सर्वेज वर इम्पोर्टेंट फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। क्या ये बात सही है? सर्वे जरूरी है। सेकंड क्वेश्चन देखो। व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री दैट जेम्स मिल ऑफर? तो जेम्स मिल ने जो पीरियडाइजेशन किया, इसको लिख लेते हैं प्रॉपर्ली, ज़्यादा अच्छा होगा। सो वैसे तुम्हारी बुक में कहाँ लिखा है जरा देख। सर ये लिखा है यहाँ पे, सर ढूंढ के तो ना क्या है यार? कार्टून नंबर क्लास 8 चैप्टर 1 हिस्ट्री सॉल्यूशन। ओके, इसका आंसर लिखो। That is James Mill divided Indian history into 3 periods. बात नहीं करो। इंडियन हिस्ट्री into 3 periods: Hindu, Muslim and British. इन तीनों में बांटा। This periodization has own problem. This as it is difficult to refer period on the basis of religion, as variety of faith coexisted. Coexisted का क्या मतलब है? एक साथ एग्जिस्ट करते थे। को का मतलब क्या होता है? जैसे को एजुकेशन समझते हो, एक साथ एग्जिस्टेड, एक साथ रहना। तो को एग्जिस्टेड इन इंडिया एट ऑल द टाइम्स। क्या सभी रिलीजन एक साथ थे क्या? इन इंडिया एट ऑल द टाइम्स। आगे की बात क्या है? So it is not justified to periodize on the basis of religion of ruler. So it is not justified. हाँ सर, बाकी लोग भी तो हैं सर। ये आपने 2 बार लिखा है तब पीछे। हाँ, so it is not, कुछ और वर्ड्स और सेंटेंस मिल जाएंगे। It is not justified to periodize history on basis of क्या लिखे हैं बोलो दिव्यांश? on कास्ट, basis रिलीजन एंड of religion of ruler। ये कास्ट बताना है। on the basis of, इन्हीं के लिए तो कई बार लिखाते हैं religion of ruler। so on other hand he used, उन्होंने क्या किया? he used other criteria like science, liberty, democracy and economic growth and economic growth, however and equality। लेकिन उस समय इनमें से कोई भी चीज हमारे यहाँ नहीं थी। बट वी वर एक्सप्लॉइटेड का मतलब तुम लोग समझते हो कि नहीं? एक्सप्लॉइटेड, शोषण किया जाना। वी वर एक्सप्लॉइटेड का मतलब है हमको वो लोग क्या कर रहे थे? हमारे रिसोर्सेस को ले रहे थे
वी वर एक्सप्लॉइटेड, ठीक है। और इसी तरीके से सर लाइफ साइंस का मतलब स्लेव ऑफ ब्रिटिश, यानी इनके आधार पर भी उसने इसका विश्लेषण किया है, समय को डिवाइड किया कि साइंस, इक्वलिटी, डेमोक्रेसी, लेकिन ये सब तो यहाँ था ही नहीं। हाँ तो वी वर एक्सप्लॉइटेड, हैविंग पुअरेस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, हैविंग पूरा इकोनॉमी को पुअर इकोनॉमिक ग्रोथ, एंड हैव नो राइट ऑफ इक्वलिटी एंड डेमोक्रेसी। क्या तुम इक्वल माने जाते थे? नो नो सर। सर एक सर एंड हैविंग नो लिबर्टी, तुम्हें आजादी भी नहीं थी कि तुम अपनी छड़ी घुमा कर किसी के सर पे मार सको। सर हमें 39 इयर्स 365 डेज ज़्यादा इक्वलिटी मिलते एंड डेमोक्रेसी। थे। इसलिए हम जेम्स मिल के इस प्रकार के इतिहास के वर्गीकरण को सिरे से नकारते हैं। अगला देखिए, क्या तुम जेम्स मिल महानुभाव के इस प्रकार के ऐतिहासिक वर्गीकरण से सहमत हो मंगल पांडे? नहीं है सर। करेक्ट, सो इंटेलिजेंट आंसर। थैंक यू सर। सर जेम्स मिल की चेहरा है जेम्स मिल गेहूं के मिक्स। Now, what is the problem with the periodization of Indian history that James Mill offer? अगला क्वेश्चन तो तुमने देख लिया। सर देखो, why did the British preserve official documents? ब्रिटिश लोग किन 5 कारणों से ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को प्रिजर्व करते थे? राइट 5 रीजंस। उन्होंने नेशनल आर्काइव में डॉक्यूमेंट क्यों प्रिजर्व किए? सर So British preserve, ठीक है, इन्होंने British preserve the documents as any information or proof of any decision can be used from preserved documents. तो पहली चीज, any information may be taken from preserved documents। और कैसे लिया जा सकता है बोलो? एज प्रूफ। क्या उसे सबूत के तौर पर देखा जा सकता है? उसको तो कोई नहीं नकारेगा ना कि किसी ने FIR की है। तुमको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, जाओ कि 10 साल पहले क्या हुआ, वहाँ पे जो लेटर रखे वो सबूत है। सर मतलब पुलिस स्टेशन में है। पुलिस स्टेशन नहीं, आर्काइव्स में। आर्काइव्स में। सर, पुलिस वहाँ स्टेशन पुलिस इतना का- रखेगी तब तो इतने साल का तो नहीं रख सकती, वो बेचती जाती है आर्काइव। 10 साल पहले का उठा के भेज दिया जाता है आर्काइव में। 10 साल। थोड़ा तो रखते हैं वो लोग। फिर जरा देखो, प्रिजर्व डॉक्यूमेंट एक सेकंड। आल्सो, दीज आल्सो रिवील्स द प्रोग्रेस ऑफ कंट्री। उस समय अगर किसी ने FIR कर दिया कि वो उसने उसकी आधी रोटी ले ली, इसने उसकी चाकू भोंक दी, तो क्या वो प्रोग्रेस को दिखाएगा? नहीं सर। और अब बाद में एक FIR किया कि उसने 200 रोटियां दान की, तो इससे क्या सर पता उसमें FIR क्यों करेंगे? FIR कि वो हमें 200 रोटियां दान नहीं दे रहा है कुछ भी, मतलब जैसे प्रॉस्पर की पता तो चलता है ना आगे चलने पे। तो दीज डॉक्यूमेंट्स आल्सो टेल अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ कंट्री, कि देश का कैसे विकास हुआ। दीज कैन also tell about progress of country। अगली चीज ये लो। अच्छा किसी का इस टेस्ट पे अपना फोन नंबर लिख देना और नाम लिख देना। अरे सर इतना बड़ा पेपर बनाया ये पुराना पेपर है। नाउ पर नाम लिख के एक बार देना तो। their copies can be made whoever required। जिसे कॉपी चाहिए कॉपी भी ले जा सकता है अगर डॉक्यूमेंट्स हैं। तीसरी चीज, its copies can be made if somebody requires।
कि गांधी जी ने लेटर लिखा तो उसकी कॉपी बना के तुम अपने साथ रख लो. हाँ सर. If somebody requires, अगली चीज, documents are helpful in understanding social, economic and history of those times. इससे क्या उस समय का सामाजिक ताना बाना और क्या क्या पता चलता है बताओ. सामाजिक ताना बाना. तो आज का जो नोट है और इसकी YouTube की लिंक आपको भेज दी जाएगी, आपको ग्रुप में जोड़ लेंगे, ठीक है. जो भी पढ़ रहे हैं थोड़ी देर में आप भी ग्रुप में हो जाएंगे इन सब के साथ, तो इसका डेली करेंगे, आपको मिलता रहेगा. तो इट्स कॉपीज कैन बी मेड, इसकी कॉपी बनाई जा सकती है. और क्या किया जा सकता है बोलो. देखो ये सब लोग YouTube में आ गए, अब आप भी आ जाएंगे. आप थोड़ा नीचे पढ़ो, नहीं तो आप भी आ जाते. सर हम ये दो लोग आ गए. फेमस हो अब सर हम फेमस रहेंगे सर. So, हम लोग की वजह से लाइव आएंगे सर. अब जरा देखो जाएंगे. जो these documents हैं, these documents देखो, these documents are helpful. In understanding social, economic और कौन सी कंडीशन बोलो, एंड कंडीशन, इकोनॉमिकल कंडीशन एंड हिस्ट्री ऑफ ए नेशन, हिस्ट्री ऑफ ए कंट्री. क्या इन सब चीजों से हमें ये पता चलता है. सर ऑटोबायोग्राफीज के भी जरूरत है. ऑटोबायोग्राफीज की भी जरूरत है. अब जरा देखिए थर्ड क्वेश्चन, हाउ विल द सर इतना बड़ा इंफॉर्मेशन. आंसर कौन लिखेगा. मैं उससे सर ये सेकंड का ही तो था, ये भी सेकंड का ही है. सेकंड में है कि क्यों प्रिजर्व किया जाता है. चार चीज के बारे में, किसी देश के सामाजिक, धार्मिक और इसी तरीके से अर्थशास्त्रिक इतिहास, इकोनॉमिक कंडीशन को जाना जा सके. दूसरा, जिसको चाहिए उसको उसकी कॉपी दी जा सके. इफ समबडी वांट इट कैन रेफर देयर एंड टेक एज ए प्रूफ. सर मतलब लेके जा नहीं सकते ना, वापस नहीं रखना है. कॉपी वहाँ मशीन रखी, जीरोक्स मशीन. तो समझ आ गई. इसको अबाउट प्रोग्रेस ऑफ कंट्री, क्या ये किसी देश की प्रोग्रेस को भी बताती है. हाँ. अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है. हाउ विल द इंफॉर्मेशन हिस्टोरियन गेट फ्रॉम ओल्ड न्यूज़पेपर. सर ये थर्ड क्वेश्चन है. ये सेकंड क्वेश्चन है. तो जो नहीं सर अगर ये थर्ड है. हाउ डिड द ब्रिटिश प्रिजर्व ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से थर्ड है. व्हाई डिड इट. वही Why did? अब ये फोर्थ देखो, फोर्थ क्वेश्चन क्या है. ये हिस्टोरियन गेट फ्रॉम द न्यूज़पेपर. अगर तुम कोई इतिहासकार न्यूज़पेपर से कोई चीज लेता है और जेम्स मिल से लेता है, तो कैसे ये दोनों डिफर होंगे. क्या न्यूज़पेपर ज्यादा सही बताएगा कि वो न्यूज़पेपर सही बताएगा. सर वो नहीं, तो प्रशंसा ही करेगा. वो प्रशंसा करेगा. देखो कैसे रानी लक्ष्मीबाई भूखी हैं, सामान लूट रही हैं बेचारे अंग्रेजों का. हाँ अंग्रेज जेम्स मिल ऐसे बोलेगा, देखो रानी लक्ष्मीबाई कितनी अत्याचारी है, बेचारे अंग्रेजों को मार रही है, ऐसे बोले. तो क्या वो सही होगी इसमें. नाउ so the information printed in newspaper are usually affected by the views of opinion of the reporters. तो इसमें दोनों चीजें अलग हैं. कह रहा है कि न्यूज़पेपर ज्यादा अच्छा बताएंगे कि पुलिस रिपोर्ट. सर अब न्यूज़पेपर और पुलिस रिपोर्ट कहा गया सर पुलिस रिपोर्ट. क्योंकि न्यूज़पेपर वाले भी किसी न किसी की प्रशंसा ही करेंगे. उनको भी तो अपना न्यूज़पेपर चला. तुमने 8th में नहीं पढ़ा था कि सबके प्रिंटिंग प्रेस उठा लिए गए. हाँ सर, 7th में नहीं पढ़ा था क्या. हाँ सर. प्रिंटिंग प्रेस वाला जब एक चैप्टर था हाँ, कि कैसे उनको बंद कर दिया गया. पॉलिटिकल साइंस में था. हाँ तो वो चीज है. तो द इंफॉर्मेशन प्रिंटेड, ठीक है, द इंफॉर्मेशन प्रिंटेड इन न्यूज़पेपर may be affected. ये किसके द्वारा प्रभावित होगी. क्या तुम ये समझ नहीं रहे हो कि ये कोई जो न्यूज़पेपर है वो भी ब्रिटिशर भी हो सकता है. हाँ सर. affected by
व्यूज एंड ओपिनियन ऑफ रिपोर्टर, व्यूज एंड ओपिनियन, और उसके जो पाठक वर्ग है उनके आधार पर भी वो करता है, कौन उसे पढ़ता है, ओपिनियन ऑफ रिपोर्टर्स उनके ऊपर आधारित होगी। एंड मे बी मॉडिफाइड, मॉडिफाइड समझते हो कि नहीं? हाँ सर। उसमें कुछ अदल बदल कर देगा, मॉडिफाइड। अगर मान लो हिंदू का न्यूज़पेपर है तो कितनी खुशी की बात है, 500 साल बाद देखो राम मंदिर बन रहा है, और मुस्लिम न्यूज़पेपर है, धिक्कार हो इन काफिरों का, देखो कितना हम लोग का दिल दुखाकर मस्जिद तोड़कर एक मंदिर बनाया गया है, भारत गर्त में जा रहा है, आज कितना बुरा दिन आ गया है। तो दोनों न्यूज़पेपर में अलग अलग बातें हैं। अब क्या हम किसकी बात माने, क्योंकि वो इसके रीडर से प्रभावित है, वो उसके रीडर से प्रभावित है, तो इसलिए न्यूज़पेपर में नहीं कहा है। और जो पुलिस रिपोर्ट है उसमें सिर्फ इतना होगा कि मस्जिद टूटी मंदिर बनी, इससे ज्यादा आलतू फालतू बात वहां नहीं होती है। तो यहाँ पर क्या हुआ, मे बी मॉडिफाइड, ठीक है, एज पर इट्स रीडर ग्रुप, जो रीडर का ग्रुप है उसके आधार पर भी होगा क्या। और जबकि इन पुलिस रिपोर्ट, while police reports are true and realistic, पुलिस रिपोर्ट्स ये कैसी होंगी, ट्रू होती है क्या, एंड रियलिस्टिक, और वो बहुत कंसाइज होती है क्या, संक्षिप्त भी होती है। कंसाइज का मतलब बहुत छोटा, लैकोनिक। जैसे ये पूछे तुमसे मंगल अभी मेला देखने चलोगे, तो तुम कहो नहीं अभी बड़ी गर्मी है, मेला देखने नहीं चलेंगे, और सिर्फ तुम ये भी आंसर दे सकते हो लैकोनिक, नो, यस। हाँ सर, ये बढ़िया। जो ट्रू रिपोर्ट है वो बहुत छोटी होती है, कंसाइज, वो बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करती है, नो, यस, ट्रू एंड रियलिस्टिक, ठीक है कि नहीं। अभी सो ये चीज हो गया। अगला देखो, तो वी विल राइट द आंसर्स ऑफ दिस। इन तीनों के आंसर अभी बता रहा हूँ। अब इसमें फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन एक बार में करोगे, थर्ड एंड फर्स्ट और सेकंड करो, ये थर्ड है। सर फर्स्ट सेकंड का सर ये, अच्छा ये थर्ड है। पहले अभी आप फर्स्ट सेकंड करो, फर्स्ट भी करना है, हार्ड है लेकिन करना है। नहीं फर्स्ट नहीं सेकंड। सर सेकंड अपने भाषा से कुछ भी अपने भाषा में 3 तरीके से दिखा दिया आपको, 3 लाइन में निपटा दो। 3 लाइन में निपटेगा। ये भी तो लिखना पड़ेगा कि हम में ना लिबर्टी थी ना डेमोक्रेसी थी। और भी उतना लिख दो सर, हटा दें। एक्सप्लॉइटेड का मतलब है हमारा शोषण किया जा रहा था, वी वर टॉर्चर्ड। टॉर्चर समझते हो सर मंगल But we were exploited. टॉर्चर्ड, समझे। टॉर्चर On the other hand, other craft like science, liberty of democracy, economic freedom. Use other criteria like science, liberty, democracy, चलो थोड़ा एक सीट पीछे बैठना, इन लोगों को डिस्टर्ब होता है।